तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। जो टर्म है फ्रोजन शोल्डर, इसे हम मेडिकल टर्म में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं और इसे लेमन लैंग्वेज में कंधा जाम होना भी कहते हैं। और ये आजकल काफ़ी नॉर्मल डिजीज़ है आफ्टर 40s और 50s के। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है, अगर ये हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, फ्रोजन शोल्डर। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। तो जो ये डिजीज है, इसमें जो हमारा शोल्डर है वो जाम हो जाता है, हमारा कंधा जाम हो जाता है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाती है और अगर आप कोई भी मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। और जो इसका मेन कॉज है वो है शोल्डर के ऊपर लगी हुई कैप्सूल का इन्फ्लेमेशन होना। वो जो कैप्सूल है वो इन्फ्लेमेट हो जाती है और फिर उसके बाद वो हमारे कंधे को जाम कर देती है और इससे जो उसके आसपास की मसल्स हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ कमज़ोर होने लगती हैं और इससे हमारी जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। और इसकी जो मेन सिम्टम्स है वो है पेन और स्टिफनेस। और जो स्टिफनेस है वो मोस्टली मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और एक बार अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया तो जो हमारा पेन और जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती ही जाएगी और बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक टाइम पे ऐसा आएगा आप अपने हाथ को हिला भी नहीं पाएंगे। बट लगभग 18 महीनों के बाद ये जो स्टिफनेस और पेन है ये अपने आप ही वापस से ठीक हो जाता है। बट 1.5 साल कौन इसका इंतज़ार करेगा ठीक होने का, तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वर्ल्ड वाइड लगभग 2 से 5% लोगों में होता है और इसका जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है जिसमें नेचुरली अकर करता है ये 40 से लेकर के 65 ईयर्स तक। और ये मोस्टली वुमेन्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। 70% जिसके पेशेंट्स हैं वो वुमेन होती हैं और मोस्टली अगर ये एक कंधे में हो गया तो उस कंधे में दोबारा नहीं होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। जो कॉजेज़ हैं उसमें जो प्राइमरी कॉज है वो है इडियोपैथिक, मतलब कोई भी इसका स्पेसिफिक कॉज नहीं है बट फिर भी कुछ कॉजेज़ हैं जिन्हें हम मान करके चल सकते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर को कॉज कर सकते हैं। जैसे कि कोई ट्रॉमा है कि अगर आप कंधे में कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई चोट लग गई है उसकी वजह से हो सकता है, कोई सर्जरी हुई है उस चोट लगने के बाद में, तो सर्जरी के बाद फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। बहुत कम चांसेस होते हैं बट हो सकता है। और फिर अगर आपका जो शोल्डर है वो सर्जरी के बाद इमोबिलाइज हो गया है, काफ़ी समय तक यूज़ में ही नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस से हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो कॉज कर सकता है फ्रोजन शोल्डर। और इसके अलावा आपको कोई सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है जिससे कि आप अपना शोल्डर हिला नहीं पा रहे हैं, तो काफ़ी समय तक अगर आपका शोल्डर एक ही पोजीशन में रहेगा तो उससे फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। और इसके अलावा एडवांस्ड एज तो मैंने बता ही दिया कि 40 से 65 की जो एज ग्रुप के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रोन होते हैं ये डिजीज़ होने के। और फिर अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टेजेस के बारे में कि ये किस तरीके से प्रोग्रेस करता है, क्या क्या स्टेजेस हैं इसके। तो इसके बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है फ्रीजिंग। तो इस स्टेज में क्या होता है, इसमें जो हमारा फ्रोजन शोल्डर है वो प्रोग्रेस कर रहा होता है और ये फेज लास्ट करता है लगभग 2 से लेकर के 9 महीनों तक। और इस फेज में हमारी जो कैप्सूल है वो धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट होती है और वो थिक होकर के हमारे शोल्डर को जाम करने की तैयारी कर रही होती है। और इस फेज की जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो है पेन, जो कि लगातार बढ़ता जाएगा और जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि जो हमारा शोल्डर है उसको मूव करना धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। और फिर उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है फ्रोजन फेज, यानी कि स्टिफनेस। इस फेज में आपका जो शोल्डर है वो ऑलमोस्ट जाम हो चुका होता है। ये लगभग लास्ट करता है 4 से लेकर के 12 महीनों तक और इसमें जो हमारा रोटेटर कफ का जो टेंडन है वो धीरे धीरे फाइब्रोस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो स्टिफ हो जाएगा, इतना ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा कि वो ऑलमोस्ट एक बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो इंटरनल रोटेशन का मूवमेंट है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। और फिर इसके बाद जो हमारा फेज आता है वो आता है थॉइंग, यानी कि रिजोल्यूशन फेज। और इस फेज में जो आपका जो फ्रोजन शोल्डर है वो धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। वापस से लगभग 1 से लेकर के 3 साल के अंदर आप अपने फ्रोजन शोल्डर से छुटकारा पा लेंगे और आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो फिर से पूरा का पूरा वापस आ जाएगा।
पर इससे पहले वाले जो 2 फेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और मुश्किल होंगे आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा और आप मूवमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो अब जब हमने जान लिया है कि फ्रोजन शोल्डर में क्या क्या होता है, वो कैसे प्रोग्रेस करता है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो इसके डायग्नोसिस में 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एक क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन वो हिस्सा है जो पेशेंट आपको बताएगा और फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना है। तो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन वो ये बताएगा कि उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और स्टिफनेस होती है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता है और रात के और सुबह के टाइम में जो स्टिफनेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जितने भी प्लेन्स हैं उन सभी में रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा तरीके से रिस्ट्रिक्टेड और वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, जैसे कि शर्ट के बटन लगाना, बाल कंघी करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। और फिर उसके बाद जो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको उसके साथ रेंज ऑफ मोशन चेक करने हैं कि कौन कौन सा रेंज ऑफ मोशन सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। तो यूजुअली तो आपको सारे ही रेंज ऑफ मोशन हर प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड मिलेंगे, बट जो मेन रेस्ट्रिक्टेड मोशंस होंगे वो होंगे एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन। और फिर इस फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में जो आप कंफर्म हो जाता है कि फ्रोजन शोल्डर ही है, तो फिर उसके बाद आपको ब्लड टेस्ट और एक्सरे करवाना है। इसमें आप CBC करवा सकते हैं, आप ब्लड ग्लूकोज चेक करवा सकते हैं और चेक करा सकते हैं कोई ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है। और फिर इसके अलावा आप एक्सरे, MRI और CT स्कैन करवा सकते हैं, जिससे कि आपको जो मेन पैथोलॉजी है उसका पता चले कि कहाँ कहाँ पे मोशन रेस्ट्रिक्टेड है और कौन सा पार्ट आपको अच्छे से ट्रीट करना है। तो फिर अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो जो इसका ट्रीटमेंट है, तो इसमें हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि सर्जिकल ट्रीटमेंट मोस्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ज़्यादा पेनफुल भी होता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट पर आपको तभी स्विच करना चाहिए जब 4 महीनों के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद आपको कोई भी रिजल्ट ना दिख रहा हो। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट पे हम यूजुअली ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, जिसमें हम सर्जरी से कैप्सूल को कट कर देते हैं और जो हमारा शोल्डर का कैप्सूल है उससे जितनी भी रेस्ट्रिक्शन हो रही थी मूवमेंट में वो सारी हट जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम मोडालिटीज़ और एक्सरसाइजेस का यूज़ करते हैं और इसके अलावा जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है वो मैनुअल मैनिपुलेशन टेक्निक्स का भी यूज़ करता है। तो जो हमारी मोडालिटीज़ हैं उसमें हमारी हीटिंग मोडालिटीज़ आती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड और हॉट पैक्स। और फिर इसके बाद जो आपका थेरेपिस्ट है वो आपके शोल्डर को मैनुअली मोबिलाइज करेगा और इसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करेंगे। तो जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज हैं उसमें हमारी पेंडुलम एक्सरसाइजेज आती हैं, शोल्डर व्हील आता है और पुली की एक्सरसाइजेज आती हैं। और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे आपकी जो स्टिफनेस है, पेन है, रेंज ऑफ मोशन है वो ठीक होने लगेगा, जो बड़ा पेन है कम हो जाएगा, स्टिफनेस कम हो जाएगी और जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। फिर उसके बाद हम मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग में थेराबैंड्स एक्सरसाइजेस कराते हैं, फिर और ज़्यादा वेट डाल देते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराते हैं, जिससे कि जो आपकी मसल्स हैं जो कि स्टिफनेस से कमज़ोर हो गई हैं वापस से अपना स्ट्रेंथ गेन कर लें। फिर इसके बाद इस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से अगर 4 महीनों के बाद कोई भी फर्क नहीं दिखता है तो फिर अब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो गुरु लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर मुझसे कुछ छूट गया है वीडियो में, आप फ्रोजन शोल्डर के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो जाकर के कमेंट कर देना। और इसके अलावा किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे, जाकर के चेकआउट कर देना, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आती है जाकर सब्सक्राइब कर देना चैनल को और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि जो नई वीडियो है वो हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक सुबह 11 बजे आती है। इसके अलावा कीपिंग ऑसम, कीपिंग हेल्दी, मिलते हैं अगली वीडियो में।